हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुड के घोषणा पत्र के बारे में। ठीक है, देखिए इस वीडियो को आप देखकर एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो अति लघु उत्तरी होती है, दीर्घ लघु उत्तरी होती है और विस्तृत उत्तरी होती है, सबको आप सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सबको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इवन एमसीक्यू भी। और ये जो आपका जो लेक्चर है आपके सीटेट में भी काम आने वाला है। सीटेट में भी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस पर भी आप देख सकते हैं। अगर सीटेट के लिए भी देख रहे हैं तो आप उसको इसके लिए भी देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वुड का घोषणा पत्र था क्या। और आपको पता होगा कि जो वुड का घोषणा पत्र है उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था। अब मैग्ना कार्टा क्यों बोला गया था, तो पहला देखें, इसने जो वुड ने बात की थी, चार्ल्स वुड इनका पूरा नाम था, लॉर्ड चार्ल्स वुड। तो जो चार्ल्स वुड थे, चार्ल्स वुड ने किसकी बात की थी, मास एजुकेशन की बात की थी। मास एजुकेशन कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंडिया के जितने भी पर्सन सबको एजुकेटेड करने की बात कही थी, मतलब सबको शिक्षा देने की बात कही थी, सबको शिक्षा देने की बात कही थी। ठीक है, एक तरीके से सबको शिक्षा देने की बात कही थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि इसने क्या किया था, जो चार्ल्स वुड ने, इसने बोला, मतलब इसने ये किया था कि एजुकेशन को रिलीजियस से अलग रखा था, मतलब कि शिक्षा को धर्म से अलग किया था। ये नहीं कि किसी का धर्म देखकर उसे शिक्षा दी जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसलिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इसलिए भी बोल सकते हैं कि इसने वोकेशनल जो कोर्सेज स्टार्ट किए थे, वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया था, जिससे कि अगर बंदा कुछ पढ़ रहा है तो उससे पढ़ने जब उसे पढ़ाई कंप्लीट हो तो उसे जॉब मिल जाए, उस फील्ड में उसे जॉब मिल जाए। तो इन्हें बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए थे। और चौथा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि मास एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था कि ये बोला था कि जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही मतलब इलिटरेचर है उसको दूर नहीं कर सकता, इलिटरेसी को दूर नहीं कर सकता, अशिक्षिता को दूर नहीं कर सकता। लोगों को शिक्षित बनाने के लिए एजुकेटेड बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल में अनुदान देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल को भी अनुदान दे, जिससे क्या हो सके कि वो अपना फीस कम रख सके और लोग इजीली प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकें। ठीक है, तो इसलिए मैग्ना कार्टा इसे बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वुड के घोषणा पत्र से। देखिए, कंपनी शासन के 20 वर्ष के बाद घोषणा करने की नीति बनाई। तो हर एक 20 साल बाद इन एक घोषणा की नीति बनाते हैं। हर एक 20 साल बाद एक घोषणा की नीति बनाते हैं। जैसा कि देखिए सन 1813 के बाद सन 1833। तो पहला आया था 1813, अब इसमें 20 साल ऐड कर दीजिए तो 1833 आ जाएगा। फिर इसमें 20 साल ऐड कीजिए तो 1853 आ जाएगा। ठीक है, तो हर 20 साल के बाद एक नई घोषणा पत्र आती थी। ठीक है, तो सन 1813 के बाद सन 1833 में कंपनी ने शिक्षा संबंधित घोषणा की आवश्यकता अनुभव की। ठीक है, उसे लगा कि जो घोषणा पत्र है उसमें कुछ हम चेंजिंग कर सकते हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया में एक तरीके से अपना ईसाई धर्म को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते थे, ईसाई धर्म को बहुत तेज़ी से फैलाना चाहते थे, इसलिए इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। विलियम बैटिंग ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार की घोषणा की थी। तो जो आप देखिए 1835 में किसने दी थी, मैकाले ने जो पत्र दिया था विलियम बैटिंग को कि भाई आप ये चेंज कीजिए, तो उन्होंने चेंज किया था। ठीक है, तो उसमें कुछ खामियां थी, उस खामियां को दूर करने के लिए चार्ल्स वुड को बुलाया गया। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेज मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गई। तो मतलब इस कमी को दूर करने के लिए भारत में बहुत सारी संस्थाएं खोली गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद को यह अनुभूति हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, एक स्थायी नीति का निर्माण करना चाहिए। ये देखते थे कि अब जो भी नीति आई, इस नीति में इंडियन आगे निकलना है, तो क्या करते थे, थोड़ा चेंजिंग करते थे। जैसे पहले का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, आपको जो करंट में चल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं, बस खाली रटने की प्रवृत्ति आ गई है, सब कुछ रटने की प्रवृत्ति आ गई है। अब इसे दूर करना चाहिए। जैसे नई एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 आई है, इसमें थोड़ा सा कुछ अच्छा ही बात बोली गई है। ठीक है, अब उसको पढ़ लीजिएगा 2020 के बारे में।
तो इस टाइम इससे पहले ये खाली रटने की प्रवृत्ति पर जोर देते थे, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें एक लेबर चाहिए था, इन्हें एक पढ़ा लिखा लेबर चाहिए होता था। और जैसे कि जो देखने में तो इंडियन हो लेकिन दिल से क्या हो, अंग्रेज हो, दिल से अंग्रेज हो, देखने में इंडियन हो, पहने इंडियन की जैसा, लेकिन दिल से अंग्रेज हो। इसका कहने का मतलब ये था कि सिर्फ और सिर्फ ये ईसाई धर्म को फॉलो करें, ठीक है, देखने में इंडियन हो लेकिन ईसाई धर्म को फॉलो करें, कुछ ऐसा ही बनाना चाहते थे। और ये कभी भी देखेंगे जितने भी इन्होंने पढ़ाया लिखा है, जो भी पढ़ा लिखा है, कभी भी किसी ऊंचे पोस्ट पर इंडियन को नहीं बैठने दिए, बस खाली क्लर्क के पोस्ट पर बैठाए हैं, क्लर्क के पोस्ट पर बैठाए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की, ठीक है, तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 में शिक्षा संबंधित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत की। तो देखिए कब आया था, पहला बोला था 1813, 20 साल ऐड कीजिए तो 1833, फिर इसमें 20 साल ऐड कीजिए तो 1854 हो जाएगा, 1 मिनट 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 1853 में दिया गया होगा, तो 1 साल उसे रीड करने में लगा होगा, फिर 1854 में एक नई शिक्षा नीति ला दी गई, ठीक है। आधार संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे संचालन समिति ने अध्ययन चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र डिस्पैच कहा गया, ठीक है। तो 1833 में आया था मैकाले के पास, मैकाले ने 1834 में किया था इसे, 1834 में, ठीक है, अपना पत्र दिया था। और चार्ल्स वुड के पास आया था 1853 में, 1 साल इसने पढ़ने के बाद 1854 में क्या किया था, अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं, अगर एक डेट आपको याद है, एक डेट अगर आपको याद है, इसी एक डेट से आप क्या कर सकते हैं, बाकी के आगे डेट को याद कर सकते हैं। अब आइए, हाँ, इसे प्राय भारती का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैंने ऊपर समझा दिया आपको। तो आइए, सन 1854 में वुड ने घोषणा पत्र में शिक्षा के एक उचित ढांचा प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। तो देखिए, निम्नलिखित है, हमने बताया कि अब कैसे इसने एजुकेशन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए अपने विचार क्या कह दिए, अपने घोषणा पत्र में क्या क्या इसने लिखा। पहले इसने शिक्षा का उद्देश्य, तो हम शिक्षा ले रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो पहले इसने ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन बताया, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य को भारतीय वासियों तथा अंग्रेजी राज्य के हित को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। तो इसने एक काम अच्छा किया था कि इंग्लिश के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज को भी इसने प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। घोषणा पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि शिक्षा द्वारा भारतीयों की बौद्धिक और चारित्रिक उन्नति करने के साथ ही ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना था जो राज्य की शुद्ध बना सके और विश्वास के साथ राजपदों पर नियुक्त किए जा सके। इसका मतलब जो अपने राज्य को स्ट्रांग बना सके, और एक हमें विश्वसनीय, हमें एक लॉयल एक पर्सन मिले, ठीक है, जिसे हम राजपदों पर नियुक्त कर सकें। चलिए आइए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट शिक्षा का उद्देश्य, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का माध्यम सेकेंड, पहले हमने शिक्षा का उद्देश्य देखा, अब उस शिक्षा को किस माध्यम में दिया जाए, किस मीडियम में दिया जाए। तो घोषणा पत्र में बताया गया कि देसी भाषाओं में पुस्तकों का अभाव होने के कारण अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। तो उन्होंने बोला था कि जो आपकी जो देसी लैंग्वेज है उसमें कोई पुस्तकें अच्छे से एक तरीके से ट्रांसलेटेड नहीं है, अनुवादित नहीं है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल आप इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि उसको ट्रांसलेट करने के बाद, आपके रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद उसे हम आपके लैंग्वेज में दे देंगे, ठीक है। परंतु यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अंग्रेजी का माध्यम केवल उन व्यक्तियों के लिए होगा जो इस भाषा का समुचित ज्ञान रखते हो, और जो इसके एक द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इन्होंने तो बोल तो दिया था कि आपकी जो लैंग्वेज है उसका इंग्लिश रखा जाए, लेकिन इंग्लिश उन्हीं के लिए किया गया जो इसमें इंटरेस्टेड बंदे हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड, सब पर थोपा नहीं गया, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं होगी, ठीक है। मतलब देसी भाषा जो आपका जो जिस रीजन में जो चलता है उसी को चलाया जाएगा। इस प्रकार अंग्रेजी तथा देसी भाषाओं
को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। तो क्या हुआ कि जो लोग थे वो भी खुश हो गए कि चलो ठीक है, हमारे लैंग्वेज में, हमारे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि 2020 के बारे में भी आपने देखा होगा, जो डिस्पैच, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसमें भी यही बात बोली गई है। देसी भाषाओं में आधुनिक ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों का अनुवाद किया जाए, यह इच्छा भी व्यय की गई। ठीक है, कि मतलब जो ग्रंथ है, जो बड़े बड़े ग्रंथ है उसको ट्रांसलेट किया जाए, और उसे पढ़ाया जाए। ठीक है, अब आइए, यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा भारत की देसी भाषा की ओर शिक्षा के माध्यम के रूप में देखते थे, और भारत में समस्त स्कूलों में इसके साथ साथ फलते फूलते देखने की हमारी अभिलाषा है। ठीक है, इसने बोला कि दोनों जो रीजनल लैंग्वेज है और जो हमारे इंग्लिश है, दोनों एक साथ फले फूले, एक साथ दोनों पढ़ाया जाए, यही हमारी यही हमारी चाह है। ठीक, अब ये पाठ्यक्रम, अब हमने तो देख लिया, अब आते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भाषाओं के साहित्य एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है, पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो भारतीय भाषा के साहित्य है उसको ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया कि भाई आप इसे पढ़िए। कानून की दृष्टि से साहित्य का महत्व स्वीकार किया गया। इस प्रकार संस्कृत, अरबी, फारसी की उपयोगिता स्वीकार करके उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। ठीक है, जैसे जो था उसको वैसा ही स्थान दिया गया, परंतु पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का अध्ययन भी भारतीयों के लिए उपयुक्त समझा गया। दिया तो गया इसमें, मतलब इनको एक स्थान, एक प्लेस दिया गया, लेकिन ये बोला गया कि आपके लिए जो अच्छा, अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, मतलब विज्ञान की भाषा इंग्लिश में लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये काम अच्छा इन्होंने किया, सहायता अनुदान प्रणाली। ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली, तो इन्होंने ये बोला कि देखिए सिर्फ जो प्राइमरी लेवल पर है, प्राइमरी लेवल पर ही हम काम नहीं कर सकते। प्राइमरी लेवल पर काम करेंगे तो ज़्यादा हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी लेवल के साथ साथ हमें जो हायर एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, हायर एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सहायता अनुदान प्रणाली के रूपरेखा के संबंध में वुड घोषणा पत्र के निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। अब क्या विचार व्यक्त किए, हम भारत के उसी सहायक अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं जो इस देश में सफलतापूर्वक संपादित की गई। ठीक है, तो सफलतापूर्वक संपादित की गई। इस प्रकार इससे हम भारतीय संस्थानों की सहायता की भी कामना करते हैं, कि मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसकी भी हम सहायता करने की कामना करते हैं, उसकी सहायता जितना हो सके काम उतना सहायता करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बोला था कि इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लाई जा सकती है, मात्र सरकारी धन के व्यय से संभव प्रतीत नहीं होती। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दान पुण्य भी देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उन्हें दान पुण्य भी देना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे जो गवर्नमेंट के फंड है, गवर्नमेंट के फंड से पॉसिबल नहीं है। इतने जो हम मास एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट के फंड से पॉसिबल नहीं है। तो क्या कीजिए, आप लोग दान पुण्य भी देते रहिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगला है कि सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा का व्यवस्था। ठीक है, समस्त सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। तो इन्होंने बोल दिया कि जो जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें निरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं की जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। हमें निरपेक्ष रूप से काम करने की ज़रूरत है। अन्य पुस्तकों के साथ साथ धर्म ग्रंथ बाइबिल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाए। देखिए अब एक तरफ ये बोल रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष की बात बोल रहे हैं, एक तरफ क्या बोल रहे हैं, धर्म निरपेक्ष की बात करें, और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि हर जितने भी पुस्तकालय उसमें बाइबल रखा दिया जाए। एक तरीके से पूरी तरीके से ईसाई धर्म को क्या करना चाहते थे, ईसाई धर्म को ये आगे बढ़ाना चाहते थे। ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। ठीक है, कि धीरे धीरे किसी के आत्मा पर ठेस भी ना पहुँचे और हमारा काम भी हो जाए। हाँ रखवा दिया जाए, तथा जो भी छात्र चाहे स्वतंत्रता पूर्वक उसका अध्ययन कर सके। ठीक है, तो बाइबल रखा रहेगा तो जाहिर सी बात है लोग उसमें पढ़ने में जिज्ञासा होंगे, लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, और कुछ टीचर भी, अगर सारे टीचर वैसे ही हैं तो जब उसकी बात बताएंगे कि भाई ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो टीचर की बात तो स्टूडेंट मानेंगे, कभी ना कोई तो जाके खोल के देखेगा। ठीक है,
तो आइए आगे चलते हैं। स्कूलों में अवकाश के उपरांत छात्र उस धर्म ग्रंथ के संबंध में अपनी जिज्ञासा अपने शिक्षकों से पूछकर शांत कर सकते थे। ठीक है, मतलब जो वो अगर पढ़े उसमें जो उनको नहीं समझ में आए, उनमें कुछ मतलब उन्हें जो नहीं समझ में आए या फिर उनके किसी भी बात को लेकर अंदर उत्सुकता है, तो वो जाके क्लास ओवर होने के बाद वो टीचर से पूछ सकता है। अब टीचर भी सारे वैसे ही थे, तो बताएंगे, अपनी धर्म की बड़ाई करेंगे। अब भाई एक काम इन्होंने ये भी अच्छा किया कि शिक्षण प्रशिक्षण किया, मतलब टीचर ट्रेनिंग की बात कही। टीचर ट्रेनिंग की बात वुड के घोषणा पत्र में प्रस्तुत या संस्तुति की गई। वुड के घोषणा पत्र में संस्तुति की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के ही अनुरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाए। मतलब टीचर ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए। हर जितने भी प्रांत है सभी प्रांत में एक टीचर ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जिससे क्या होता है अच्छे से टीचर ट्रेंड हो पाए, और अच्छे टीचर जब पढ़ाएंगे तो बच्चे का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा। अब आइए, इस कार्य में अच्छे व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षण की व्यवसाय को अन्य सरकारी व्यवसाय के समान समानता प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्त्रियों की शिक्षा। तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा, वुड ने उन भारतीयों की भूरी प्रशंसा की है, मतलब काफ़ी खुल के प्रशंसा की है। भूरी प्रशंसा मतलब खुल के प्रशंसा की है कि जो स्त्री शिक्षा के प्रति सतर्क थे और तथा अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो उनको खुल कर प्रशंसा करते थे, जो कि स्त्री शिक्षा को लेकर काफ़ी एक्टिव थे और अपने बेटियों को पढ़ाते थे, हायर एजुकेशन करवाते थे, उनसे उनकी काफ़ी तारीफ करते थे। और उन दानदाताओं की भी सराहना करते थे, उस दानदाताओं की भी सराहना की है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास हेतु उदार दान दिए, और उनकी भी तारीफ करते हैं जो कि स्त्री शिक्षा के लिए दान पुण्य देते थे, उनकी भी सराहना करते थे। साथ ही साथ स्त्री विद्यालयों के लिए विशेष सरकारी अनुदानों की अनुशंसा की, मतलब साथ ही साथ उन्होंने ऐसा कुछ प्रणाली लाया था जिससे कि क्या हो कि एजुकेशन फ्री में मिल सके, जो स्त्री एजुकेशन हो फ्री में मिल सके। अब आइए, अब देखिए, इन्होंने सिर्फ प्राइमरी लेवल पर काम नहीं किया, इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी काम किया है। ठीक है, कि भारतीयों द्वारा जो तीव्र उत्कंठा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागृत हुई, उसे देखते हुए भारत के बड़े नगरों में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। कि जिस हिसाब से लोग अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, जिससे कि यूनिवर्सिटी में जाए और ज़्यादा इसमें डीप में जा सके और डीप में नॉलेज ले सके। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श के रूप में रखा गया था। ठीक है, तो जो विश्वविद्यालय बनाने का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो लंदन में जो इतने भी विश्वविद्यालय, उसी के हिसाब से इंडिया में भी विश्वविद्यालय बनाया जाए। इस विश्वविद्यालय के अनुरूप कुलपति, उपकुलपति और कार्यकारिणी के सदस्य गण की तरह होंगे, मतलब आपके चांसलर, वाइस चांसलर। ठीक है, चांसलर, वाइस चांसलर और बाकी उसके जो सहायक कार्य हैं, ये सभी सम्मिलित रूप से सीनेट का निर्माण करेंगे, जो कि विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाएगी तथा प्रबंध करेगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जन शिक्षा का प्रसार। आइए, अगला टॉपिक है जन शिक्षा का प्रसार। वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार किया कि शिक्षा के निस्त्यानंदन सिद्धांत के जन शिक्षा के प्रसार को बहुत आघात पहुंचाया। ठीक है, अतः सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो देखिए, इन्होंने बताया कि पहले हमें क्या करना चाहिए, बेसिक एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा शुरू में पढ़ेगा ही नहीं तो आगे यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा, कॉलेज में कैसे जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर एक जिले में क्या होना चाहिए, प्राइमरी शिक्षा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए प्राइमरी शिक्षा का। कि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, छोटा बच्चा आगे पढ़ेगा नहीं, तब आगे कैसे बढ़ेगा वो। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या बोला उसने, देसी विश्वविद्यालयों को सुधार करे, जो देसी विश्वविद्यालय में सुधार करे एवं निर्धन छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करे, ताकि उच्च शिक्षा के ओर अग्रसर हो सके।
मतलब कि जो कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं, उनके पास आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए छात्रवृत्ति का, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो आगे की अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो वुड ने लिखा, अब वुड ने क्या लिखा? वुड ने लिखा कि हमारा ध्यान उस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर केंद्रित होना चाहिए जिसका अभी तक अवहेलना की गई, अर्थात जीवन के सभी अंगों के लिए लाभप्रद एवं व्यवहारिक शिक्षा उस विशाल जनसमूह की शिक्षा की तरह दी जाए जो कि सहायक के बिना स्वयं लाभप्रद शिक्षा प्राप्त करने के पूर्णतः असमर्थ है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि हमें उन स्टूडेंट को आगे करना चाहिए जो उस कैपेबल है और फीस ना होने के कारण, उनके पास पैसे ना होने के कारण वो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए एक हमें विशेष स्कॉलरशिप पॉलिसी बनानी चाहिए, एक स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति की पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे कि आगे हायर एजुकेशन ले सके। और जब जो उस दौर से गुजरे हैं तो आगे जब आएंगे, टीचर बन के आएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब भैया, और साथ ही साथ उन्होंने प्राच्य साहित्य की प्रोत्साहना की थी। ठीक है, घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य मतलब इंडियन साहित्य, ठीक है, भारतीय साहित्य, प्राच्य साहित्य मतलब भारतीय साहित्य। घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई। यह सुझाव दिया गया कि पाश्चात्य साहित्य मतलब आपका ब्रिटिश साहित्य, इंग्लिश साहित्य एवं विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। मतलब कि जो हमारी जो हमारी बुकें उसे भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाए, जिससे कि जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी हमारी भाषा को पढ़ सके और हमारी भाषा को समझ सके और हमारे बुक को समझ सके और हमारे साहित्य को समझ सके। इसके अतिरिक्त देसी भाषाओं में पुस्तकें लिखवाई जाए और लेखकों को सुंदर पुरस्कार दिया जाए, और जो जो इसका ट्रांसलेट करेगा, जो इसका अनुवाद करेगा, उसे क्या दिया जाएगा? एक अमाउंट ऑफ मनी या फिर कुछ दिया जाएगा, एक पुरस्कार के रूप में कुछ दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा वुड का घोषणा पत्र। अब आइए इसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके दोष के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम गुण के बारे में पढ़ते हैं, गुण क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके द्वारा शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर रखा गया। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर रखा गया, कि जो सरकार है पूरा का पूरा उत्तरदायित्व उसी के पास होगा इसका। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। अब सेकंड देखिए, इस घोषणा पत्र ने भारत शिक्षा के प्रारंभिक आधारशिला को पर्याप्त मजबूत प्रदान की, इसीलिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र मतलब मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसने एक बेस तैयार किया था। वुड ने क्या किया था? एक बेस तैयार किया था, जिससे कि लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। ठीक है, एक बेस तैयार किया था। अब आइए, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए। ठीक है, तो जिससे टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। प्रत्येक हर एक प्रांत में क्या खोले गए? टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। अब भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि देखिए, शिक्षित व्यक्तियों को अधिक वेतन पर राज्य की नौकरियों में वरीयता दी जाए। मतलब कि जो ज़्यादा शिक्षित है उन्हें पहले हम जॉब पर देंगे, उन्हें हम प्रायोरिटी देंगे, वरीयता देंगे। ठीक है, और घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। नवीन युग का प्रारंभ इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश के साथ साथ जो प्राच्य साहित्य उसको भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक ही साथ साथ एक ही छत के नीचे दोनों आ गए। एक ही छत के नीचे आपका प्राच्य साहित्य भी आ गया, पाश्चात्य साहित्य भी आ गया। तो इससे क्या हुआ कि एक तरीके से नए युग की आरंभ हो गई। अब भाई, घोषणा पत्र में सरकारी नीतियों के पालन करने वाले सभी विद्यालय हेतु सहायता अनुदान राशि की भी व्यवस्था की गई, और साथ ही साथ जितने चाहे वो मतलब गवर्नमेंट को तो देती ही थी, बाकी जो नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट संस्थाएं थी उन्हें भी कुछ अमाउंट देते थे, कुछ अमाउंट अनुदान में देते थे। अब आइए इसके लास्ट पॉइंट, इसके बाद दोस्त के बारे में बात कर लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजों की नौकरी से जोड़ दिया गया। अब अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजों की नौकरी से जोड़ दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि जब इसे जोड़ दिया गया तो ज़्यादा लोग अंग्रेजी की ओर बढ़ने लगे कि अगर हमें अंग्रेजी आएगा, हम अंग्रेजी सीख लेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, मतलब अंग्रेजी वाली जॉब मिलेगी। अंग्रेजी वाली जॉब में उस टाइम पैसे अच्छे थे, इसलिए ज़्यादा लोग क्या किए, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर दिए। ये तो रहा गुण के बारे में बात। अब आते हैं दोष के बारे में बात कर लेते हैं।
कर लेते हैं, दोष की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोष क्या थी कि इस घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का बजट अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाता था। तो जो शिक्षा का बजट था वो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आई है, उसका ज़्यादा ऐड हो रहा है, चारों तरफ देखो तो उसी का ऐड हो रहा है, और वो प्रोडक्ट सस्ते में भी मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो यही हुआ कि जो वुड ने था अपने प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ऐड किया, बहुत ज़्यादा प्रचार किया, उस पर बहुत ज़्यादा पैसे व्यय किए। ठीक है, मतलब अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इसने पैसे खर्च किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा का दिन प्रतिदिन क्या हुआ, इसका डिमांड बढ़ता गया। ठीक है, तो जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिक प्रसार होता था और अंग्रेजी स्कूलों की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रही। ठीक है, घोषणा पत्र में भारतीयता का विनाश करके पूर्णतः विदेशीकरण का बिगुल बजाया। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने इसका ऐड किया, जब जितना ज़्यादा ऐड होगा वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बिकने लगा, जब बिकने लगा और साथ ही साथ क्या किया कि भाई अब अंग्रेजी अगर सीख लेंगे तो अंग्रेजी अगर आप सीख लेंगे तो आपको जॉब मिलेगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि लोग पाश्चात्य साहित्य पर ज़्यादा फोकस किए बनिस्बत आपका प्राच्य साहित्य, जो इनका देसी भाषा थी। ठीक है, जो प्राच्य साहित्य, जो इंडियन साहित्य थी, उस पर बहुत कम ध्यान दिए, और पाश्चात्य साहित्य जो ब्रिटिशर्स लिटरेचर था उस पर ज़्यादा ध्यान दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राच्य साहित्य था वो धीरे धीरे अपने निचले पायदान पर आना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है कि शिक्षा को लिखित परीक्षा से जोड़कर उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां का प्रवेश हो गया। ठीक है, तो अब अनेक प्रकार की बुराइयां कैसे प्रवेश हो गई। पहले शिक्षा थी जो क्या थी, सब मौखिक थी। आपसे पूछते थे टीचर, आप उनका जवाब दे दे तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चा काबिल है, तो आगे उसको डिग्री दे दी जाती थी। लेकिन अब लिखित परीक्षा कर दिया गया। जब लिखित परीक्षा कर दिया गया तो इसके लिए अलग से कमेटी बनेगी, तो अलग से उस पर पैसे खर्च होंगे। ठीक है, अलग से पैसे खर्च होंगे, और सोर्स वाले भाई पहुंच जाएंगे, भाई ठीक है हमारे बच्चों को नंबर अच्छे दे देना चाहिए, जैसे कि अब आजकल हो रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इससे एक बुराई पैदा हो गई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नौकरी प्राप्त करने का अंग्रेजी शिक्षा को एक साधन मात्र बना दिया गया। मतलब जिसे अंग्रेजी आता है उसे ही क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, जो नौकरी उसी को मिलेगी जिससे अंग्रेजी आता है। जिससे क्या हुआ कि ये भी एक इसको बोल सकते हैं, एक डिसएडवांटेज में आप बोल सकते हैं, इसके दोष बोल सकते हैं। अब वुड के घोषणा पत्र में भारत के साहित्य को उपेक्षाकृत दृष्टि से देखा गया। तो जो मतलब उपेक्षाकृत से मतलब कि उस पर ध्यान न देना, उस पर बहुत कम ध्यान दिया। वुड ने बहुत कम ध्यान दिया, जो प्राच्य साहित्य उस पर बहुत कम ध्यान दिया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म को बढ़ाना था। अब चलिए इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अब तक चले आ रहे असंतुलन को दूर न कर सका। वही प्राच्य और पाश्चात्य जो साहित्य है उसको दूर नहीं कर सका। काफ़ी हद तक लेवल कर दिया था लेकिन दूर नहीं कर पाया। और अनुदान केवल उन्हीं को मिलता था जो 50% व्यय की स्वयं व्यवस्था करते थे। तो देखिए उसी इंस्टीट्यूट को अनुदान मिलता था, उसी इंस्टीट्यूट को स्कॉलरशिप अनुदान मिलता था, जो कि 50% खुद खर्च करते थे। 50% खुद खर्च करते थे और 50% सरकार उसे देती थी। 50% सरकार देती थी उसके लाइब्रेरी के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उसमें कैंपस में जो पार्क आर्क बनाने के लिए, बाकी भी और बिजली की पानी की व्यवस्था कराने के लिए 50% सरकार देती थी। और 50% अगर वो अपना व्यय करा तभी उसको 50% सरकार देती थी। ठीक है, तो एक तरीके का ये सब इसके दोष रहे। तो अब वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।